तो बहुत बहुत स्वागत है सर अनिल आपका जी। सान्या टाइम्स में। कितना समय अभी आपको हुआ अभी तक मिनिस्ट्री संभाले हुए, और इसमें क्या कुछ करने के आपको मौका मिला इस बार? लगभग 1 साल 2 महीने रोड ट्रांसपोर्ट MOS के नाते मैं भारत की सरकार में मोदी जी के मंत्रालय में काम करता हूँ। सबसे ज़्यादा कोई मंत्रालय काम करता हुआ दिखता है, काम तो सभी मंत्रालय बहुत कर रहे हैं, पर जो सबसे ज़्यादा पब्लिक को दिखता है, जनता को दिखता है, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ ही है। और इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि अभूतपूर्व तरक्की हुई है, इन द सेंस कि 2014 से पहले का और 14 के बाद आज तक का 11 साल का और उससे पहले के 65 साल, अगर उन दोनों को कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2014 से पहले देश के अंदर जो नेशनल हाईवेज़ थे वो लगभग 91,000 किलोमीटर थे, और ये जो 11 साल बीते अभी मोदी जी के नेतृत्व में और रोड ट्रांसपोर्ट में आदरणीय नितिन जी के विज़न से हमने लगभग 56,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ और बनाए हैं। तो आप देखिए 14 साल में 11 साल में और 65 साल का ये एक बेसिक डिफरेंस है। और इसमें बात करूं तो 2014 से पहले जो नेशनल हाईवेज़ के बनने की स्पीड थी वो 12 किलोमीटर पर डे थी। आज वो 30-32 किलोमीटर एवरेज पर डे है। एक दिन में लगभग 32 किलोमीटर नेशनल हाईवे रोज बन रहा है। न केवल स्पीड, उसके साथ साथ क्वालिटी भी, और कवरेज अराउंड इंडिया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है श्रीनगर या उससे आगे कश्मीर के दूर इलाकों से जहाँ से नेशनल हाईवे शुरू होकर के बिल्कुल कन्याकुमारी तक, और इधर कच्छ से गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में मोरे तक, बिल्कुल लास्ट कोना है म्यांमार के पास का, इतना बड़ा जाल नेशनल हाईवेज़ का बन के तैयार हुआ। और इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी, केवल 92-93 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर था 2014 तक। हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो जिस पे 100 या 120 पर गाड़ी चलती है, पूरे 65 वर्षों की आज़ादी के बाद के 65 वर्षों में केवल 93 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर्स थे। आज पिछले 11 सालों में हमने 2474 किलोमीटर, कितने गुना है आप ये हिसाब लगा लीजिए। हाई स्पीड कॉरिडोर्स हमने पिछले 11 साल में 2474 किलोमीटर का बना के दिया। और ये केवल कंक्रीट की रोड्स नहीं है, ये कनेक्टिविटी है थ्रू आउट इंडिया। इंटरसिटी कनेक्टिविटी के साथ साथ, इंटरस्टेट कनेक्टिविटीज़ के साथ साथ गाँव की शहरों से कनेक्टिविटी, गाँव की मार्केट से कनेक्टिविटी है। और कोई गांव ऐसा नहीं है कि जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो किसी नेशनल हाईवे से। ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब देश का प्रत्येक गांव कितनी दूर हो, कहीं हो, किसी कोने में हो, वो किसी ना किसी नेशनल हाईवे से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है एवरेज। इसका अर्थ समझिए। और इसके साथ जुड़ी हुई, हालांकि वो हमारे हाईवे का डायरेक्ट काम नहीं है, वो कृषि मंत्रालय और बाकी उनका काम है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वो आज देश में 7.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़क योजनाएं हैं,
जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब योजना शुरू हुई थी, लेकिन हमने पिछले 2014 से पहले वो लगभग 3.5 लाख किलोमीटर था, आज वो 7.5 लाख किलोमीटर हो गया। लगभग 11 सालों में हमने 4 लाख किलोमीटर का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना के हाईवे से कनेक्ट किया है, गाँव को सिटीज़ से कनेक्ट किया है, किसानों को, ग्रामीण लोगों को मार्केट से कनेक्ट किया है। आज जो भारत की इकोनॉमी चौथे नंबर पर आई है विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका सबसे बड़ा कारण, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण, गांव के लोगों की टाइमली कनेक्टिविटी विद द मार्केट, विद द प्रोमिनेंट सिटीज़, ताकि जो किसान है, गांव का व्यक्ति है जिसका दूध, दही, फसल, सब्जी, फल, जो अगर पेरिशेबल आइटम्स हैं, अगर वो 10 घंटे उसका बाज़ार तक नहीं पहुंचा तो ख़राब हो जाएगा, आज वो 3 या 4 घंटे में किसी भी गांव से उसकी आसपास की सिटीज़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाईवेज से कनेक्ट करके बनता है। तो जो आज 2 बड़े अचीवमेंट्स हैं मोदी जी की सरकार के, अचीवमेंट्स तो गिनाने बैठूंगा तो इट इज़ मोर देन 1000, मोर देन दैट इवन, बट जो मेजर अचीवमेंट्स हैं कि भारत आज विश्व का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, हमने जापान को भी सरपास किया है, और दूसरा, देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 2014 से पहले जो पहले की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक इन्होंने गरीबी हटाओ की बात की है, गरीबी नहीं हटाई, गरीब हटाए। ये पहली बार ऐसी सरकार है जो 11 साल में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आया है। हम विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं, और ऐसे ही नहीं कह रहे कि अगले 4 साल के अंदर हम विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे, हम पक्का होंगे, क्योंकि सर्वांगीण विकास 140 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 220 से अधिक जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, जो न केवल योजना बनी है, उसको मूर्त रूप देके वो जमीन तक पहुंची है। जो जिसको चाहिए 140 करोड़ लोगों तक प्रधानमंत्री की योजना आज एक एक व्यक्ति तक पहुंची है। किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला होगा, किसी को टॉयलेट्स, जो 11 करोड़ टॉयलेट्स प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के सम्मान के लिए बनाए हैं, और लगभग 10 करोड़ के करीब गैस के सिलेंडर मुफ्त में मिले हैं, चूल्हा मुफ्त में मिला है, किसी को ग्रामीण आवास योजना में मकान मिला है, किसी को अर्बन एरियाज़ में गरीब व्यक्ति को मकान मिला है। और ये तो आप सब, हम सब लोग लाभार्थी हैं। कोविड के टाइम में भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अकेला ऐसा देश था जिसने उस समय कोविड की वैक्सीन बनाई। उससे पहले केवल 3 देश थे विश्व में जो बना सकते थे, उन्होंने भी बनाई होगी, लेकिन भारत डेवलपिंग कंट्रीज़ में से अकेला ऐसा देश था जिसने 10 महीने के अंदर 2 कोविड की वैक्सीन्स बनाई हैं, और 220 करोड़ डोजेज़ आपको, हमें 2-2, 3-3 डोज लगी हैं, जिसके कारण से इतनी बड़ी वैश्विक महामारी पेंडेमिक के अंदर भी न केवल हम सब लोग बच पाए, हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल रही। सर, ये जो दिल्ली के लोगों को किस तरीके से आपके मंत्रालय की तरफ से लाभ मिल रहा है, किस किस तरीके की रोड अभी आपने हाल ही में बनाई, और आगे क्या क्या योजना है? आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में, क्योंकि मैं तो पूर्वी दिल्ली का सांसद भी हूँ, वहाँ रहता भी हूँ, सबसे पहले मैं अगर बताऊँ आपको तो गाजीपुर से निजामुद्दीन या सराय काले खां आने में जब तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं बना था 45 मिनट लगा करते थे। आज सराय काले खां से ISBT से गाजीपुर, जो यूपी बॉर्डर है, दिल्ली यूपी बॉर्डर है, वहाँ तक जाना हो तो 7 या 8 मिनट लगते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ तक गया है, वो इसके साथ साथ
आप देखेंगे कि एयरपोर्ट जाने में हम धौला कुआं पे स्टकअप हो जाते थे, एक एक घंटा धौला कुआं पे ही लग जाया करता था। पर उस धौला कुआं वाले सर्किल को सिग्नल फ्री किया और जाम फ्री किया। आज वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है, आज वो 5 मिनट में हम क्रॉस करते हैं जो धौला कुआं का सर्किल है वो। इसके अलावा देखेंगे एम्स का सर्किल है, वहाँ पर भी जाम ख़त्म किया है। और अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 207 किलोमीटर दिल्ली से देहरादून के लिए बन के तैयार है। हम जल्दी ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में वो दिल्ली की जनता को सुपुर्द करने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने 17 अगस्त को UER 2 को लोकार्पित किया है। UER 2 एक तरह का तीसरी रिंग रोड दिल्ली की मानी जा रही है, लगभग 75 किलोमीटर। पहले अगर हरियाणा से किसी को दिल्ली में आना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जाना है, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते थे। मुकरबा चौक, अगर किसी को सिंघू बॉर्डर से एंट्री करने के बाद मुकरबा चौक, पीरागढ़ी, रोहिणी, उधर से होते हुए वो IGI एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुंचते थे, 2-2.5 घंटे लगते थे। आज UER 2 बनने से, जो कि अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की भी बात करता हूँ, अलीपुर से अगर UER 2 पर चढ़ेंगे तो मैक्सिमम 40 मिनट में विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रेड लाइट, वो सीधा IGI एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं केवल 40 मिनट में। कम से कम 1-1.25 घंटे का टाइम बचता है, पैसा बचता है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर अनवांटेड ट्रैफिक, जिसको दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट के लिए आना है, वो ट्रैफिक जैम बचता है, पॉल्यूशन बचता है, दिल्ली के लोगों को सहूलियत मिलती है। ये बहुत बड़ा काम अभी लगभग 11,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद ये हुआ। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मान लीजिए कोई टोल है, UER 2 पे टोल है, उस टोल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं 20 किलोमीटर के अंदर, वो अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देके केवल 350 रुपये में उस टोल को क्रॉस कर सकते हैं। 1 महीने का सिर्फ 350 रुपये देना है और उसमें 1000 बार भी आ जा सकते हैं। अदरवाइज टोल कॉस्टली है। लेकिन वहाँ के आसपास के निवासी, 20 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, छोटा एरिया नहीं होता, लगभग सारे गांव कवर हो जाते हैं। अगर उनको आना जाना है तो केवल 350 रुपये का एक गाड़ी का पास बनना है। एक गाड़ी में 4 लोग भी जा सकते हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक गाड़ी का पास बनना है। और वो 350 रुपये में 1 महीने में अनलिमिटेड टाइम उस टोल को टू एंड फ्रो क्रॉस कर सकते हैं। ये भी हाल ही में हुआ है जो ये अभी 15 अगस्त से हमने पूरे देश के लिए पॉलिसी बनाई है। नहीं, अच्छा, वो पूरे देश के लिए बनाई है ये पॉलिसी, और ये लोकल लोगों की सहूलियत के लिए है। हालांकि आप जो हाईवेज हैं वो टाइम बचाता है, कंजेशन बचाता है, पैसा बचाता है, पर मैं आपको एक इसका डायरेक्ट फ़ायदा और बताता हूँ हाईवेज का। जो लोग हाईवेज के आसपास रहते हैं, जिन लोगों के परिवार ने या जिन लोगों ने वहाँ पर लैंड, जिनकी लैंड पर ये बना है, जिनका लैंड एक्विजिशन होता है, उसका 4 गुना मुआवजा सरकार देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन उन लोगों की लैंड की वैल्यू मैनी फोल्ड्स बढ़ी है। लैंड वैल्यू मतलब कितने गुना बढ़ी है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसकी 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड की ज़मीन होगी, आज वो 20 लाख 25 लाख रुपए यार्ड की ज़मीन हो जाती है। लेकिन ये जो UER 2 पे फिर अभी पिछले दिनों जो लोगों ने हंगामा किया, कुछ कम किया, तो उसका क्या समाधान निकालेंगे या उनको कैसे समाधान समझाएंगे? देखिए, समाधान तो यही है कि उन लोगों के लिए बहुत डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है। हालांकि उसके समाधान पर हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, पर 350 रुपये एक गाड़ी में, जिसमें 4 आदमी भी जा सकते हैं, एक बार क्रॉस करने का
10-11 रुपये लग रहा है, सिर्फ 350 दे रहे हैं, वो भी मैं लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। अनलिमिटेड है और 4 आदमी भी जा रहे हैं तो एक आदमी पे 2 रुपये 4 रुपये का खर्चा आ रहा है। वो लोग 350 का ही विरोध भी कर रहे हैं ना, जो ये पूरे देश की पॉलिसी है और ये खाली UER2 के लोगों के लिए नहीं है, हर जगह पूरे ये- देश के लिए, सबके लिए है ये पॉलिसी। मतलब पूरे देश में जहाँ भी नेशनल हाईवे के टोल, जहाँ भी नेशनल हाईवेज हैं वहाँ टोल है, वहाँ के 20 किलोमीटर के सराउंड के रेजिडेंट्स के लिए 350 रुपये महीने का टोल है। तो अभी किसी भी टोल पे ऐसे लोग आसपास दिखा देते हैं दूसरे देहात के क्षेत्र या आउटर में कि मैं लोकल हूँ, इसको जाने देते हैं, वो फ्री वाला एकदम बंद हो नहीं, जाता है। वो लोकल को नहीं जाना है, शायद किसान को जाना है। कहीं नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ मैं जो हाईवेज पर टोल है वहाँ पर टोल पेमेंट करके ही जाना है, अच्छा, वहाँ पर टोल पेमेंट करके ही जाना है। पूरे देश का ये एक्ट के अकॉर्डिंग है, देश के कानून के अकॉर्डिंग। और आप एक बेसिक बात देखिए, कितनी बड़ी सहूलियत है वहाँ के लोगों के लिए भी। आज रोहिणी वाले व्यक्ति को अगर एयरपोर्ट पे आना है तो 20 मिनट में 25 मिनट में आएगा, अदरवाइज जब ये हाईवे नहीं था तो उनको 1.5 घंटा लगता था आने में। कितना टाइम, कितना पैसा, कितना पेट्रोल बचता है 1.5 घंटे में और 20 मिनट में, पेट्रोल के कंजप्शन में कितना फ़र्क है। और तो और जहाँ पर टोल है उसके आसपास के रेजिडेंट्स को अगर अलीपुर जाना था या और कहीं भी जाना था तो उनको जाने में आधा घंटा पौना घंटा लगता था, आज 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं। उसके बावजूद भी कोई ना कोई रास्ता इनका निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सर्विस रोड हम ऐसी दे दे ताकि उन लोगों के लिए टोल पर ना जाना पड़े और वो अपनी सर्विस रोड से जहां आना जाना चाहते हैं वो आ जाएं। लेकिन जिसको हाईवे यूज करना है, उसका लाभ लेना है, उसको टोल देना पड़ेगा। 350 रुपये महीना देना पड़ेगा, 10 रुपये का भी टोल नहीं बैठता है। अगर 4 आदमी एक कार में बैठ के निकल जाएंगे तो 2.5 रुपये भी नहीं बैठता है। इतने बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और फिर आज देश में इतनी बड़ी तरक्की हुई है, इतने बड़े नेशनल हाईवेज बने हैं, तो उसको अगर उसको मेंटेन भी करना है, ये जो टोल का पैसा है ये बनाने का पैसा नहीं है, ये वो 25 साल तक मेंटेन रहे, सड़क बिल्कुल ठीक ठाक रही। इतनी बारिश आती है, बारिश में इतनी सड़कें बह गई हैं, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज बह गए। आज जहाँ बहे नहीं हैं वहाँ पर उन हाईवेज पर बारिश के कारण से वो कुछ टूट फूट भी गए हैं, तो वो सब चीज़ें मेंटेन भी होनी है। ये तो अप्रत्याशित बात है फ्लड्स तो, लेकिन रूटीन में भी जो मेंटेनेंस होनी है वो टोल के कंट्रीब्यूशन से होनी है। और तो और मैं आपको बताऊं, ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये इकोनॉमी में इनका और क्या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है। पिछले 5 साल में हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगभग 634 करोड़ मैन डेज, 634 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तभी आज हमारी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ पाए। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अकेले हाईवेज से। और पिछले 5 साल में आपने दिल्ली का पूछ रहे थे, तो बीच में टोल की बात आ गई। द्वारका एक्सप्रेसवे, आज जब द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं था तो द्वारका के लोगों को और उसके आसपास के गांव के लोगों को, और उस पर तो कोई टोल नहीं है, तो वो कनेक्ट किया UER2 से। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से द्वारका और उधर के आसपास के लोगों को आने जाने में जो 1.5 घंटा 1 घंटा लगा करता था, आज 15 मिनट लगते हैं। और वही द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव मानेसर भी निकलता है, और यही UER2 बहादुरगढ़ भी निकलता है। और तो रिंग रोड है पूरा तीसरा, तो हर जगह को कनेक्ट करते हुए। इसके अलावा आज दिल्ली में अभी आपने देखा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लगभग बन के तैयार है। उसमें कोटा या उससे आगे
की तरफ अभी काम बाकी है, पर आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर हम मुंबई जाएंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आज दिल्ली से मुंबई बाई रोड जाने में 33 घंटे लगते हैं, और जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे। आप सोचो, आधा टाइम लगने वाला है, आधे से भी कम टाइम लगने वाला है। कितना टाइम बचेगा, कितना पैसा बचेगा। एक जो ट्रांसपोर्ट वाला व्यक्ति है वो अगर एक महीने में 10 चक्कर लगाता है तो 20 चक्कर लगा पाएगा। कितना इकोनॉमी में बूस्ट आता है इस बात से। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। अभी भी आज हम दिल्ली जयपुर जाने में 6 घंटे लगा करते थे, आज हम 3 घंटे में दिल्ली जयपुर पहुंच रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से। अब तो बांदीकुई के पास जयपुर के लिए अलग से एक हमने स्पर निकाला है, वो जो चालू हो गया अभी। तो अब तो 3 घंटे से भी कम समय लग रहा है, 15 मिनट और कम लग रहे हैं। तो 6 घंटे का समय 3 घंटे में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन लोगों को डबल काम मिल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऐसे ही कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे, हरियाणा का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पंजाब के पार्ट में कुछ काम वहाँ की सरकार की कारण से, पंजाब में जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं करने देती है, जिसके कारण से काम वहाँ रुका है, पंजाब के लोगों को नुकसान हो रहा है। ये महत्वपूर्ण है, ये बताना चाहिए, देश की जनता को पता लगना चाहिए। वहाँ की सरकार कोऑपरेट नहीं करती है वहाँ पे काम करने देने के लिए। फ्लाइंग ऐश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, सरकार उसमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस पंजाब की सरकार नहीं देती है जल्दी से, जिसके कारण से देखिए हरियाणा में सेम समय पे काम शुरू हुआ है, दिल्ली अमृतसर कटरा का। हरियाणा का स्ट्रेच कंप्लीट है बिल्कुल, लेकिन पंजाब में अभी 25% काम हो पाया है। उसके आगे का काम भी 75-80% कंप्लीट है। वो अगर शुरू हो जाता है तो दिल्ली से कटरा पहुंचने में 15-16 घंटे लगा करते थे, जम्मू से होके जाया करते थे। आज वो 7-8 घंटे में आधा टाइम लगने वाला है। आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ये दिल्ली के चारों तरफ जो आप देखते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे दिल्ली के चारों तरफ, उसका बनाने का कारण भी यही है कि दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाने वाला ट्रैफिक है उसको दिल्ली के बीच में से होके ना जाना पड़े। वो उत्तर प्रदेश से ही ईस्टर्न पेरिफेरल ले और वो हरियाणा में सिंघू बॉर्डर से 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। सिमिलरली हरियाणा के दूसरे पार्ट में वेस्टर्न पेरिफेरल वे। इससे दिल्ली के अंदर आने वाले 65,000 डीजल व्हीकल पर डे कम हुए। कितना कंजेशन कम हुआ दिल्ली का, कितना पॉल्यूशन कम हुआ दिल्ली का। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दिल्ली में से होके जाते थे उनको 3-3 घंटे लगा करते थे, कहीं जाम में दिल्ली वालों को भी फंसाते थे, खुद भी फंसते थे। आज वो 35-40 मिनट में, 45 मिनट में पहुंचते हैं। उनका पेट्रोल की बचत है, उनके टाइम की बचत है। अच्छा, बारिश के बाद अब देख रहे हैं काफ़ी जगहों पे सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो गए हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। अब तो विपक्षी दल भी आवाज़ उठाने लग गए हैं। तो इनकी मरम्मत को लेके किस तरीके से मैंने बताया, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये हर बार होता ही है। और जब बारिश नहीं भी होती है तो भी मेंटेनेंस कॉन्टिन्यूसली चलती है। इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाती है, बल्कि इन दिनों और बेहतर जल्दी से जल्दी काम पूरा करने की बात होती है। सड़क सुरक्षा को लेके हाल ही में कोई कदम उठाए हो कुछ? सड़क सुरक्षा को लेकर के हमारा एक अलग पूरा विभाग है। हमने पूरे देश में 14,000 ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। पूरे देश में ब्लैक स्पॉट्स वो जहाँ पर, ये टेक्निकल टर्म है, जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और लोगों का डेथ रेट भी होता है, वो आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। 14,000 हमने आइडेंटिफाई करके उनको इरेडिकेट किया है।
कहीं पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म, जैसे मान लीजिए कोई शार्प कर्व है तो उस कर्व को ख़त्म करके उस रोड को स्ट्रेट किया गया है। जहाँ पर ट्रैफिक को स्लो करने की आवश्यकता है, सिर्फ उसको ट्रैफिक को स्लो करने के लिए उसके कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे 14,000 ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया। ये भी ऑनगोइंग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसको लगातार जहाँ पर भी हमें लगता है कि ये डार्क स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, उसको इरेडिकेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमने एक नई योजना प्रारंभ की, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। हमारे हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, तो जिसको भी चोट लगेगी उसका 1.5 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री कराते हैं, सरकार फ्री करा रही है। या 7 दिन तक का हॉस्पिटलाइजेशन या 1.5 लाख रुपए, इसमें 1.5 लाख कैप है, ऊपर की कैप है, वो कैशलेस ट्रीटमेंट हमने प्रारंभ कर दिया है। तो रोड सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस कैंप्स हमारे लगातार रहते हैं। और ये भी उस पर खाली ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख रुपए दिया, वहाँ पर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है। हर टोल पर, हर टोल एवरेजली 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलता है, तो वहाँ पर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था है। वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड टेलीफोन नंबर 1033 की कॉल सेंटर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तुरंत एम्बुलेंस का पहुँचना और पास के बड़े हॉस्पिटल में उस पेशेंट को एडमिट कराना, ये भी कैशलेस ट्रीटमेंट और रोड सेफ्टी के अंतर्गत लोगों को सुविधा देने का काम है। तो ट्रांसपोर्टर्स का एक लंबा मांग भी रही है और ये भी है कि काफ़ी ट्रक लंबे समय तक चलते हैं, उनके रेस्ट रूम की व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है या कम है। अभी आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जाइए या और किसी बड़े हाईवे पे जाइए आप, हमने वे साइड एमिनिटीज़ अप्रॉक्सीमेट आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर वे साइड एमिनिटीज़ बनाई हैं, दोनों तरफ हैं। और उसमें ट्रांसपोर्टर्स के ड्राइवर्स और उनके स्टाफ के लिए डॉर्मेट्रीज़ की सुंदर व्यवस्था है, उनके नहाने के लिए अलग व्यवस्था है, डॉर्मेट्रीज़ की व्यवस्था है, उनके टॉयलेट्स की व्यवस्था है। उनको जैसा भोजन चाहिए, ढाबा टाइप, अच्छा, शुद्ध, साफ, उसकी व्यवस्था अलग है। पर अगर थोड़ा मॉडर्न भोजन की व्यवस्था है, वो भी वहाँ पर बड़े ब्रांड्स भी हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, बीकानेर हो, हल्दीराम हो। खाना बड़ा महंगा होता है लेकिन इसीलिए मैंने बताया कि उनके लिए साफ सुथरा शुद्ध भोजन, ढाबा टाइप सस्ता भोजन भी वहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर उनकी डॉर्मेट्रीज़ है। मेडिकल की फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, सार्वजनिक टॉयलेट्स की व्यवस्था अलग है। डॉर्मेट्रीज़ में भी बड़े आरामदायक डॉर्मेट्रीज़ हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी लगा है, उनके कपड़े धोने के लिए भी व्यवस्था है, क्योंकि वो लोग लंबा चलते हैं तो उनको विश्राम करना है। तो आइडियली हम चाहते तो ये हैं कि कोई भी ड्राइवर 8-9 घंटे से ज़्यादा ड्राइव ना करे, सिंगल एक व्यक्ति, 2 लोग होते हैं रिप्लेस कर लें, अलग बात है। इसीलिए ये व्यवस्था हमने वे साइड एमिनिटीज़ अब हर बड़े नेशनल हाईवे पर, हर नेशनल हाईवे पर, हम दिल्ली देहरादून में हमने 5 जगह 10 वे साइड एमिनिटीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, बना रहे हैं। सर, जो एग्जिस्टिंग है क्या उनमें भी ये उम्मीद है? उसमें हमारी एक स्कीम है जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स नहीं है, पुराने नेशनल हाईवेज हैं, उन पर वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स विद सर्टन SOPs, जिनकी जगह वहाँ पर है, हाईवेज़ पर अगर वो इस तरह की एमिनिटीज़ प्रारंभ करेंगे हमारी SOPs के अकॉर्डिंग, तो उनको उन हाईवेज़ पे रास्ता भी दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनको वहाँ पे रास्ता देना, रास्ता दिया जाता है, और उसमें सरकार की तरफ से जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत, क्योंकि रास्ता देते हैं और अगर वो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो एमिनिटीज़ बनानी है, उन्हीं की जगह है, उन्हें ही बनानी है, उन्हें ऑपरेट करनी है, पर उनको हम अपना हाईवेज़ का मॉर्थ का नाम भी देते हैं। तो ये एक स्कीम है हमारी, जिसमें हम समय समय पर उस एरिया के अकॉर्डिंग टेंडर्स या उनकी एप्लीकेशंस इनवाइट करते रहते हैं।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो सर, इसमें देरी का कारण क्या है जो अभी तक नहीं शुरू? देरी नहीं है, स्टिपुलेटेड टाइम पर है लगभग, लेकिन इतना लंबा टाइम से कोई चीज़ बन रही होती है अनफोर्सिंग, जैसे अभी बाढ़ आई हुई है तो काम रुका पड़ा है। हमारा काम मुश्किल से 1-1.5 महीने का बाकी है, बीच में 1 महीने का थोड़ा सहारनपुर के पास का काम बाकी है। बाकी देहरादून से लेकर के सहारनपुर और सहारनपुर से थोड़ा आगे आने के बाद बागपत तक का ये बिल्कुल तैयार है। लोकल बॉडीज के कुछ आरोप थे, जैसे यहाँ खजूरी चौक पर आपने बैठक भी ली थी, शायद ये मीटिंग आरोप की कोई बात नहीं है, लोगों को सुविधा ज़्यादा चाहिए, वो हम देने को तैयार हैं। ना, उन्होंने कहा था NHAI ने जब से यहाँ नाला बनाया तब से खजूरी थाना डूब गया पूरा, फिर आपने फंड भी जारी करा उन्हें 19 में। NHAI ने तो अपना काम किया, रोड बनाई है, एलिवेटेड रोड जा रही है सारी ऊपर से, तो उसका नाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम नीचे की रोड को भी वन टाइम मेंटेन करके स्थानीय जो या तो निकाय है या PWD है उसको देते हैं। उस नाले को बनाने के लिए NHAI ने दिल्ली सरकार के फ्लड इरिगेशन विभाग को 19 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो बनाना काम शुरू कर रहे हैं, बनाएंगे। और जो जाम को लेकर भी आपने शायद बैठक ली थी खजूरी चौक पे। जो खजूरी चौक है वहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ हो, जाम ना हो, उसके लिए भी हमने उसका प्लान बना करके उनको दे दिया है, हम बना भी रहे हैं। वहाँ पर रेड लाइट एक लगेगी और थोड़ा हाफ रोटरी बनेगी, वो काम भी थ्रू कर दिया। देखिए, जहाँ इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, जब ये हाईवे नहीं था तब जाम नहीं लगता था क्या? तो 1 घंटे का लगता था, आजकल 15 मिनट का लगता है। तो 15 मिनट का जाम भी नहीं लगना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, नहीं लगना चाहिए। उसकी व्यवस्था भी की है ताकि 5 मिनट भी जाम में ना फंसना पड़े किसी। सर पीक आवर दिल्ली में 4-4 घंटे का लग रहा था, 4-4 घंटे का जाम को बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, वहाँ पर उसका कसूरवार नेशनल हाईवे नहीं है। नहीं सर, वहाँ से ना जो ये नानक सर से जो भाई साहब 1 मिनट रुकिए, उसका कसूरवार नेशनल हाईवे नहीं है, उसके कसूरवार लोकल बॉडीज के कुछ काम हैं जो आप लोगों को भी पता है। यहाँ ना छापना, वहाँ पर 3 व्हीलर्स खड़े हैं, वहाँ पर रेडी पटरी खड़ी है जो आधी से ज़्यादा सड़क कवर कर रखी है। और बुरा मत मानिए, हम और आप सब जिम्मेदार हैं। हम लोग भी वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके बीकानेर वाले से सब मिठाई लेने चले जाते हैं, तो एक आदमी गाड़ी पार्क नहीं करता है, 100 आदमी करते हैं। तो सिविक एमिनिटीज़ हैं, तो सिविक सेंस हम सबको भी चाहिए। हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे सकते हैं, व्यवस्था बना के दे सकते हैं। ये जो एक्चुअली क्या हुआ ना सर, खजूरी स्कूल तक सर इससे बाहर आ जाइए, मैं आपको और ज़्यादा बेहतर बातें अच्छा, बताने मैं वाला एक हूं। दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये नानक सर से जो ये बनाना है, ये जो CM ने घोषणा की थी कि नानक सर से एक एलिवेटेड रोड लेकर के जाएंगे शनि मंदिर तक, चौहान पट्टी का, दिल्ली सरकार देख रही है उसको, कपिल जी ने घोषणा। वही करेंगे, उसमें आपका इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। सर ईस्ट दिल्ली पे आते हैं अब। ईस्ट दिल्ली में 3 बड़े मार्केट हैं, गांधीनगर, कृष्णनगर, लक्ष्मीनगर। सर तीनों जगह अब तक जो सबसे बड़ी समस्या रही वो रही पार्किंग की। उस पर क्या कुछ काम चल रहा है अभी फिलहाल? पार्किंग का काम जो जिसको करना चाहिए वो नगर निगम है, यहाँ थोड़ा बहुत DDA या कभी कभी दिल्ली सरकार भी करती है, काम उस पर चल रहा है। लेकिन मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि पूरे देश में नेशनल हाईवेज़ या एलिवेटेड कॉरिडोर्स के नीचे कहीं भी हम पार्किंग अलाउ नहीं करते, पर क्योंकि गांधीनगर मार्केट एशिया की बिगेस्ट मार्केट है कपड़ा रेडीमेड को लेकर के, तो जहाँ पर पहले पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, ऑथोराइज या अनऑथोराइज, कुछ ऑथोराइज पार्किंग थी और उसकी आड़ में बहुत बड़ी अनऑथोराइज भी थी। वहाँ पर हमने अपनी तरफ से NHAI की तरफ से एलिवेटेड रोड के नीचे जो बड़ा एक एरिया हमें मिला है, जहाँ पर हमने दोनों तरफ बैरिकेडिंग की है, जंगला लगाया है, वहाँ पर 1000 गाड़ियों की पार्किंग, 1000 टू व्हीलर्स की पार्किंग, उसका प्लान एग्जीक्यूट NHAI करेगी। हमारा एक विभाग है NHLML, उसको हमने कहा है, वो टेंडर जल्दी फ्लोट कर रहा है। और न केवल ऑटोमेटेड पार्किंग, कंप्यूटराइज्ड पार्किंग, बल्कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स की फैसिलिटी, जिसमें फीमेल्स के लिए अलग से उनकी टॉयलेट साफ़ सुथरे, हर समय वहाँ कोई आदमी रहे मैनेज मेंटेन करने के लिए पानी के साथ, वो भी हम बनाने जा रहे हैं और वो भी हम मेंटेन करेंगे उसको। इसके अलावा मैं आपको और एक बड़ा दिल्ली के डीकंजेशन प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ। जी।
जितना भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितनी भी हम हाईवेज़ बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक स्मूथ जाए, उसके बावजूद हमें अभी इस काम को और बेहतर करने की आवश्यकता है, मोर डिकंजेशन करने की आवश्यकता है, जिससे कि पोल्यूशन भी कम हो। तो दिल्ली का डिकंजेशन प्लान पिछले 8 महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अनाउंस किया था। जैसे हम गुड़गांव से दिल्ली आते हैं तो शिव मूर्ति और गुड़गांव के टोल के बाद से 1-1, 1.5 घंटा लगता है। हमारे बहुत से बच्चे दिल्ली से गुड़गांव जॉब्स के लिए जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए हमने शिव मूर्ति से वसंत कुंज जो नेल्सन मंडेला मार्ग है वहाँ तक एक अंडरग्राउंड टनल का DPR अलाइनमेंट का काम प्रारंभ किया है। वो 5 किलोमीटर की टनल है, जिसमें जो 1-1 घंटा लगता है वहाँ से निकलने में, तो अब 15 से 20 मिनट में उस एरिया को कंजेशन फ्री, पॉल्यूशन फ्री क्रॉस कर पाएंगे। एक दूसरा, जो अमृतसर कटरा अमृतसर दिल्ली का जो हाईवे है, क्योंकि इतना ह्यूज ट्रैफिक उससे आने वाला है, वो ईस्टर्न पेरिफेरल पे आके मिलता है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल पर कन्वर्ज करेगा, उसको दिल्ली भी अंदर आना है। तो दिल्ली आने के लिए और ख़ास तौर से उसको एयरपोर्ट आने के लिए तो ईस्टर्न पेरिफेरल वे से जो हमने UER 2 बनाया है उसके बीच में एक हाईवे बनाने वाले हैं, जो वो ट्रैफिक लेकर के UER 2 पे आ जाए और वो दिल्ली के अंदर अनवांटेड ट्रैफिक एंटर नहीं करे। जिसने अमृतसर से या कटरा से पूर्वी दिल्ली की तरफ जाना है उसको तो डेफिनेटली सिंघू बॉर्डर, ईस्टर्न पेरिफेरल वे से सिंघू बॉर्डर लेकर के वजीराबाद रोड लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है उसको दिल्ली में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। वो UER 2 का जो एक्सटेंशन है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे से UER 2 को टच करेगा, उससे होता हुआ एयरपोर्ट आ पाएगा। ये एक है, ये नंबर 2 है। एक मैंने टनल बताया, दूसरा ये बताया। तीसरा, अब जो UER 2 ले रहा है या जो सोनीपत से आ रहा है उसको देहरादून जाना है, एयरपोर्ट से आने वाले व्यक्ति को देहरादून जाना है, तो उसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे टच लेना है, तो उसको अक्षरधाम आने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरी दिल्ली क्रॉस करता हुआ अक्षरधाम नहीं आएगा, 1 घंटा नहीं लगाएगा। UER 2 जहाँ एंड हो रहा है अलीपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए एक UER 2 का अनदर एक्सटेंशन नंबर 3 जो अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी तक जाएगा और वो ट्रॉनिका सिटी में दिल्ली देहरादून को टच करेगा। ये इसका भी प्लानिंग हो चुकी है और ये इसके ऊपर इसकी DPR और उस पर काम होना शुरू हुआ। सिमिलरली देहरादून से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक में से किसी को नोएडा जाना है, गाजियाबाद जाना है, तो उसको भी अक्षरधाम से होकर के मेरठ एक्सप्रेसवे लेना पड़ेगा। उसकी बजाय हम ट्रॉनिका सिटी से ही उसका अनदर एक्सटेंशन ऑफ UER 2 या ट्रॉनिका सिटी से नोएडा तक हम गाजियाबाद होते हुए एक स्पर की हमारी प्लानिंग है, जिस पे काम शुरू हो गया, जो केवल नोएडा तक नहीं आएगा, उसको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। वो गाजियाबाद नोएडा से वो फरीदाबाद का जो आउटर रोड बना है जो मुंबई एक्सप्रेसवे को सोना के लिए जाता है, तो वो वहाँ से फरीदाबाद भी जाएगा, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ से सोना होते हुए मुंबई एक्सप्रेसवे, ये सारा कॉरिडोर एक्सप्रेसवे में बनेगा। ये पूरा नई सड़क, ये सब मैंने जो बता रहा हूँ ये सारे नए हैं। 4 पॉइंट बताए मैंने अभी आपको, चारों नए हैं। तो ये सब एलिवेटेड होगा, नीचे जमीन पे सब तरह से होगा। ये मतलब विदाउट रेड लाइट होगा, अच्छा, विदाउट ब्रेक, विदाउट रेड लाइट। एक्सप्रेसवे का मतलब ही यही है, कोई कुछ नहीं, या तो वो एलिवेटेड होगा या टनल बनेगी, और अगर एडग्रेड बोलते हैं जो ज़मीन पर रोड बनती है वो कवर्ड होगी। कोई कट वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा एग्जिट होंगे लेकिन ट्रैफिक कन्वर्जेंस भी होगा, पर रेड लाइट नहीं होगा, फ्लोइंग ट्रैफिक होगा। इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे कि
जो DND आश्रम चौक से पहले होता है, वहाँ से अगर किसी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है तो वहाँ से अभी आप जमुना जी क्रॉस करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पर बड़ी एलिवेटेड रोड बनती हुई दिखाई देगी, जो अगले 6-7 महीने में हम उसको दिल्ली की जनता के लिए लोकार्पित करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी या नितिन गडकरी जी। वहाँ से भी आश्रम चौक से पहले ही DND ख़त्म होते ही वो एक अलग से स्पर बनेगा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को टच करेगा फरीदाबाद वाले आउटर रोड पर, आउटर हाईवे पे, जहाँ से वो बल्लभगढ़ और सोना होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाएगा। किसी को पूर्वी दिल्ली के व्यक्ति को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जाना है तो उनको धौला कुआं जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी ट्रैफिक पूर्वी दिल्ली वाला पूरी दिल्ली को क्रॉस करता हुआ, सेंट्रल दिल्ली को क्रॉस करता हुआ धौला कुआं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से उसको टेकअप करेगा एंड इट विल टेक ओनली 40 मिनट्स टू रीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इससे कंजेशन कम होता है, इससे ट्रैफिक पॉल्यूशन कम होता है, ये भी है। और एक जिस पर हम ट्रैफिक को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे, पॉल्यूशन भी ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग कालिंदी कुंज गए हों, जैसे ही नोएडा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं या मयूर विहार से आते हैं, तो निज़ामुद्दीन वाला जो ब्रिज है, जो कालिंदी कुंज वाला जो ओखला वाला जो पुल है यमुना जी पर, उसको क्रॉस करते ही आगे आके 1 घंटे का जाम मिल जाता है। अगर आपको सरिता विहार जाना है या उधर से फरीदाबाद जाना है या मदनपुर खादर जाना है, तो वो जो 6 मेट्रो भी है, वो जो चौराहा भी नहीं है, वो 6 रास्ते हैं, वहाँ पर हम आधा किलोमीटर का सिग्नल फ्री, जैसे एम्स का हमने सर्किल बनाया है, जैसे धौला कुआं का सर्किल बनाया है, वो भी सर्किल हमारा काम प्रारंभ हो गया है। वहाँ पर सीमलेस ट्रैफिक मिलेगा, विदाउट रेड लाइट मिलेगा, विदाउट जाम मिलेगा। इसको हमने इसका DPR और बाकी सारा काम हमने प्रारंभ किया है। ये जो मैंने 6 प्रोजेक्ट्स आपको बताए, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बहुत इनिशियल पाइपलाइन पे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वी आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग फॉर नॉट ओनली दिल्ली। मैंने दिल्ली के 5-6 प्रोजेक्ट्स बताए हैं। कल हम सारा दिन पूरे देश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स, PWD के लोगों को बुलाया है हमने हर स्टेट के, और उनके साथ उनकी मेजर सिटीज़ को डीकंजेस्ट करने के लिए, उस मेजर सिटी की रिंग रोड बनाने के लिए, उस मेजर सिटी की जो उनकी अपना मास्टर प्लान है उसके साथ हमारे हाईवेज़ को कन्वर्ज करके, ताकि मेजर सिटीज़ ऑफ द इंडिया लगभग 85 उसके ऊपर कल हम वर्किंग करने जा रहे हैं। कुछ वर्किंग हुई है, उस पर फर्दर डेलिब्रेशंस के लिए हम कल सारा दिन बैठने वाले हैं, नितिन जी, मैं, हमारे सभी अधिकारी, ताकि पूरे देश में हमारी सिटीज़ की रिंग रोड बने, बाईपास बने, अनवांटेड ट्रैफिक सिटी के अंदर, मेजर सिटीज़ में अंदर जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना जाए, वो बाईपास से होकर के निकल जाए। तो इससे ट्रैफिक जाम ख़त्म होता है, पॉल्यूशन ख़त्म होता है, पैसा बचता है, टाइम बचता है। दिस वी आर डूइंग इट। सर, एक चीज़ ही जाननी थी कि जैसे सिटीज़ की आपने बात की, तो दिल्ली में इतना डीकंजेशन प्लान बनाया है, चारों तरफ आपके बने हैं, ऐसी दिल्ली में, इंडिया में और कहाँ, बेंगलुरु, चेन्नई और भी सिटीज़ हैं, ऐसे मेट्रोज में आपको लगता है कि मतलब वी आर एट टॉप, या और भी कोई जहाँ बेटर प्लानिंग हुई है? मैं दिल्ली से हूँ और मंत्री हूँ, तो मुझे लगता है दिल्ली में बहुत काम हुआ है, लेकिन मैं पूरा देश घूमता हूँ। लगभग हर बड़े शहर में, मैं अगर जयपुर का बताऊँ आपको, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जयपुर के बीच में से होकर निकलना चाहिए, नहीं निकाल रहे हैं, हम साइड से निकाल रहे हैं, उसकी रिंग रोड से। जो मैंने बताया, बांदीकुई से हम जयपुर तक पहुँचना है तो हम जयपुर के आउटर पे पहुँच रहे हैं, जयपुर को रिंग रोड कर रहे हैं, इंदौर को रिंग रोड कर रहे हैं, गुवाहाटी का रिंग रोड कर रहे हैं, वाराणसी का रिंग रोड कर रहे हैं, चित्रकूट का रिंग रोड कर रहे हैं। चित्रकूट, वाराणसी, लखनऊ, ये एक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बना रहे हैं, बोधगया तक का कॉरिडोर बना रहे हैं। तो यू नेम द इम्पॉर्टेंट सिटी, आई हैव ए प्लान एंड वी आर डूइंग इट। लखनऊ का रिंग रोड बना रहे हैं हम, कानपुर का रिंग रोड बना रहे हैं हम, गोरखपुर का रिंग रोड बना रहे हैं। आप
कोई भी सिटी बोलिए, मुंबई का रिंग रोड बना रहे हैं, कोई भी, मैंने बताया लगभग 85 मेजर सिटीज के ऊपर काम चल रहा है और फर्दर उसको हम प्लान कर रहे हैं। अगले 2047 के विकसित भारत की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसको साकार ही तभी कर पाएंगे जब हम हर फ्रंट पे काम करेंगे। हमारे पास रोड, हाईवेज, ट्रांसपोर्ट है, तो उस पे ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी सब मंत्रालय अपने अपने क्षेत्र में इस बात को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हम जीएसटी के ऊपर बड़ा रिफॉर्म लाने जा रहे हैं। तो इंतजार कर रहे हैं सर। ऑफ कोर्स मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग चल रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जल्दी वो घोषणाएं भी आप सबके सम्मुख आने वाली हैं। सर, जैसे कि आपने एम्स सर्कल की बात की, जब हम सरोजनी मार्केट स्ट्रेच से लेकर साउथ एक्सटेंशन की बात करते हैं उस वाली रोड की, तो उसमें हमेशा पीक आवर में जाम रहता है और वो सबसे बड़ा जाम है। लाइक मैं बताऊं, मैं कब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद इन द सिटी और अराउंड द सिटी। तो वो जाम के बहुत से कारण है, मैंने आपको बताया था, भजनपुरा में भी बताया था, वो सब कारण वहाँ भी अवेलेबल हैं। हर बड़ी सिटी में होंगे, हर आदमी वहाँ आना चाहता है, उसको अपना व्यापार करना है, तो कानून अपना काम करता है, लोग अपना काम करते हैं। तो उसके जो दिल्ली का डीकंजेशन प्लान हम हाईवेज, NHAI या हमारी मिनिस्ट्री कर रही है, विद इन द सिटी का भी जो काम है, इस समय रेखा जी की जो सरकार है, पिछले 11 वर्षों से दिल्ली के अंदर एक ईंट ठीक से नहीं लगी है। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। 11 सालों में उनका डेवलपमेंट का एजेंडा ही नहीं था। हमने आते ही पीने के पानी को ठीक करने के लिए जो 40 साल की सड़ी गली पीने की पाइप है, उसको ठीक करने का काम शुरू किया है। इस बार इतनी ज़बरदस्त बारिश है, आप टीवी पर सारा दिन देख रहे हैं, लगातार बारिश, बाढ़ और पानी ही पानी दिख रहा है। दिल्ली के अंदर आपको वाटर लॉगिंग मेजर नहीं दिखाई दी होगी। आप हर बार, आप ही के अखबार में मैंने देखा है, मिंटो ब्रिज में बस डूबती हुई आप दिखाते थे। इस बार वो सीन नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि मानसून आने से 4 महीने पहले दिल्ली के सब PWD के बड़े नाले, फ्लड इरिगेशन के बड़े नालों की सफाई, डिसिल्टिंग बड़े लेवल पर हुई है। उसका प्लान किया गया, शॉर्ट टर्म प्लान था, क्योंकि 4 महीने में क्या कर सकते थे। उसके लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं, अगले 25 साल तक की प्लानिंग है। जब भारत विकसित होगा तब ये सब समस्याएं हम इरेडिकेट कर चुके होंगे। आज जो हम नेशनल हाईवेज और हर सिटी की रिंग रोड की बात करते हैं, तो हर सिटी के बाईपास की बात करते हैं, तो हम तैयार कर रहे हैं हर सिटी को, पूरे देश को, हर राज्य को 2047 के विकसित भारत के लिए। और कॉर्पोरेट से कुछ, कॉर्पोरेट से पहले मैं आपको कुछ लैंडमार्क काम रोड हाईवेज के बताना चाहता हूँ। मैंने गिनाए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बताया मैंने आपको, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बताया। बीच बीच में लेते हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा फूड यही है। अटल टनल बनने से जो मनाली से लेह की दूरी है, एक तो वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी हुई और 5 घंटे का ट्रेवल टाइम कम हुआ है। एक धोइया सादिया ब्रिज है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, 6 घंटे लगते थे असम से अरुणाचल प्रदेश जाने में, आज 1 घंटे में पहुंचते हैं, जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए भी, जो हमारी सेना को वहाँ मूवमेंट करनी है, तो 1 घंटा सिर्फ लगता है। ये धोइया सादिया ब्रिज की बात कर रहा हूँ। हम अगर बात करें श्रीनगर से कारगिल की कनेक्टिविटी की, तो जेड मोड़ टनल बन के तैयार है, ऑल वेदर है। पहले सिर्फ 4 महीने कश्मीर कारगिल से जुड़ा रहता था, अब 12 महीने जुड़ा है, और वहाँ टाइम भी कम हुआ है, ट्रैवल स्मूथ हुआ है। इसके साथ साथ आपने
चिनानी नाशरी टनल है जो कि उधमपुर से श्रीनगर के बीच में बनाई है, जिसमें 2 घंटे का ट्रैवल टाइम कम हुआ है। अभी आपने रामेश्वरम में पहला देश का ब्रिज देखा है, ऑल्दो वो रेलवे का ब्रिज है, जो वर्टिकल लिफ्ट वाला ब्रिज है। पूरे देश में पहला ऐसा ब्रिज है, हो सकता है एशिया का भी पहला हो। तो ये जो अब चेनाब के ऊपर का जो आपने रेलवे ब्रिज देखा है, वो एफिल टावर से भी ज़्यादा हाइट है उसकी। अभी मिजोरम में रेलवेज पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी अगले 10-15 दिन के अंदर उस रेलवे स्टेशन का ऐजवाल पर रेलवे स्टेशन का शायद लोकार्पण करने वाले हैं अगले 15-20 दिन में। वहाँ पर मैं अपनी आँखों से जो ब्रिज देख के आया हूँ, वो उसकी हाइट कुतुब मीनार से थोड़ी ज़्यादा है। आप सोचिए, देश के अंदर जहाँ चाह वहाँ रहा है, प्रधानमंत्री जी 24/7 काम करते हैं। उसका परिणाम है कि आज हम लैंडमार्क्स क्रिएट कर पा रहे हैं। आज हम हर फील्ड में, जब हम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में काम संभाला था, उस समय देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी। आज़ादी के 65 साल के बाद भी देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। पहले 5 साल में 19 तक हर गांव में, देश के उन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है। और 19 से 24 में उस हर एक गांव के हर घर में बिजली पहुंचाई। ये छोटी बात नहीं है। आज देश का रेलवे नेटवर्क 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो चुका है। अभी आप 3 साल में देखेंगे आपकी दिल्ली का, नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनने वाला है। जो पहाड़गंज पे जाम मिलता है वो खत्म हो जाएगा। जरूरत है सर। और कुछ सर एक चीज़ मुझे यहाँ पे जस्ट हाईवे से जोड़नी थी कि हमारे दिल्ली में इतने बड़े डंपिंग यार्ड्स हैं, हाईवेज भी यहाँ सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपने कोई प्लान होगा कि ये चीज़ें इसमें यूज़ हो जाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा, ओखला और गाजीपुर। पिछले 11 वर्ष की वो जो सरकार थी, जो अब लुप्त हो गई है, उनके नेता भी लुप्त हो गए हैं, नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में 2 साल में कूड़े का पहाड़ ख़त्म करेंगे। कुछ नहीं किया। रेखा जी की सरकार आते ही और उसके थोड़ा पहले से हमने ये काम प्रारंभ किया कि तीनों कूड़े के पहाड़ पर जो ऑलरेडी वहाँ कूड़ा पड़ा है उसको सेग्रीगेट करने का काम प्रारंभ कराया। उसमें 3 तरह की चीज़ें निकलती हैं। एक कंबस्टेबल वेस्ट निकलता है जो फ्यूल का काम करता है, आसपास की बड़ी फैक्ट्रीज़ में फर्नेस के रूप में उनको यूज़ किया जा रहा है। एक दूसरा, उसमें कंक्रीट वेस्ट निकलता है जो बिल्डिंग तोड़ फोड़ने के बाद ईंट, रोड़ी, कबाड़ा जो निकलता है, वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो 3 CND प्लांट्स हैं, कंस्ट्रक्शनल वेस्ट प्लांट हैं, उसमें भेज के उससे रोड़ी, बदरपुर, टाइल बनती है जो रीयूज़ होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इनर्ट वेस्ट है। इनर्ट वेस्ट का मतलब है ना जो जलाया जा सकता है, ना वो कंक्रीट में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे डंपिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि केवल गाजीपुर से 10 लाख मीट्रिक टन इनर्ट वेस्ट, जो प्लास्टिक वाला भी है और दूसरा इनर्ट वेस्ट है, उसको हमने इस UER2 के नीचे लगाया है। और सिर्फ गाजीपुर का, भलसवा और ओखला का मिला लें तो 20 लाख मीट्रिक टन इनर्ट वेस्ट हमने द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2 और आसपास में जो हमारी रोड्स बन रही है वहाँ हम डाल रहे हैं। जिससे हमारा जो फ्लाई ऐश हम डालते हैं उसकी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा भी बचता है। इधर हम अपना जो ढलाव हैं, बड़े जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनको रैपिड, बड़ी तेज़ी के साथ कम कर पा रहे हैं। और जब हम कम कर पाएंगे, क्योंकि ये कूड़ा ऐसी चीज़ है जो डेली आ रहा है,
दिल्ली के अंदर 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा रोज दिल्ली प्रोड्यूस करती है, तो इन्हीं डंपिंग यार्ड्स में, इन्हीं बड़े ढलावों में पहुंचता है। लेकिन हम रोज 15,000 मीट्रिक टन कूड़े को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। अब मैं मानता हूं कि अगले 3 या 4 साल के अंदर अंदर हम ये तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। 3 से 4 साल में। सर एक जो क्वेश्चन होगा कॉर्पोरेट टैक्स पे, ये भी ले लीजिए। ये कॉर्पोरेट टैक्स में ये कहा जा रहा है कि जो अभी हाल में, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, वैसे तो अच्छी न्यूज़ है, बट कंपनी के लिहाज से कैसे क्या है वो आप बताइए। आप जीएसटी की बात कर रहे हैं? नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स की। कॉर्पोरेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स जो टैक्स क्या, कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट्स पे लग रहा है, जो निगम कौन सा टैक्स? 25% तो लग ही रहा है ना कंपनियों पे सर, विदेशी कंपनियों पे। अरे नहीं भाई साहब, 40% है आपका प्रश्न ठीक नहीं है, सॉरी सर। ये चीज़ आपके नज़र में आई होगी कि जो इनकम टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स को सरपास कर गया, ये हाल में ये खबर में आया है। और मेरे डोमेन में नहीं है टैक्सेस, अच्छा, लेकिन हाँ, मैं जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसका काम, हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत गवर्नेंस है बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस की, उसके तहत जो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन है या कंपनीज का स्ट्राइक ऑफ होना है, ये वो काम हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत स्विफ्टली करना शुरू कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकेला ऐसा पहला मंत्रालय है जिसने 2016 में अपना काम मैक्सिमम पहला पोर्टल बना के, MCA 21 का पोर्टल बना करके अपना काम डिजिटाइज प्रारंभ किया। और उसके कारण से आज किसी कंपनी को, नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो 48 घंटे में मैक्सिमम इनकॉर्पोरेट हो रही है। पहले 90 दिन लगा करते थे। हमने उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दिया है। हर चीज़ ऑनलाइन और डिपॉजिटरी तरीके से जमा कराने का काम कर दिया है। और न केवल इनकॉर्पोरेशन 48 घंटे में होगा, उनके नेसेसरी रजिस्ट्रेशंस, पैन का रजिस्ट्रेशन है, GST का रजिस्ट्रेशन है, और उनकी उद्योग का उद्यम लाइसेंस की बात है, बैंक का अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, ऐसे 11 रजिस्ट्रेशंस, उनके प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन है। हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ ऐसे 11 रजिस्ट्रेशन भी देते हैं। हमने सारे डिपार्टमेंट्स को अपने पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया है। आज किसी कंपनी को वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ होना है तो वो हम एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम उसको वॉलंटरी स्ट्राइक ऑफ करने के लिए, अपने आप को और डिसॉल्व करने के लिए, उसको जल्दी से जल्दी करने के में मिनिमम टाइम पीरियड में हम पूरा दे रहे हैं उसको। जो कि पहले 300-400 दिन लगा करते थे, एक साल लगा करता था, आज हम उसको 60 दिन में, 80 दिन में कंप्लीट करके दे रहे हैं वो काम। सर कुछ इनफॉर्मल क्वेश्चन से पूछ सकते हैं जो नहीं छापने हैं? हाँ, या- मतलब जो एक जानने की क्वेरी है, आप बताइए। हमारे सांसद हैं। बताइए। सर आप 2 बड़े मंत्रियों के साथ कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब हम तो ये भी कहेंगे, ये बंद कर दीजिए फिर। हाँ, ये बंद कर। इसको पॉज कर दो।